आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। बीच में सेवा दल के जिला महासचिव देवेंद्र शर्मा जी हिमाचल सरकार में जो जिला चंबा की शिकायत निवारण कमेटी बनी है उसके सदस्य हैं। कश्मीर जी जिला महासचिव हैं। नरेश राणा जी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप सभी के बीच में बड़े भाई मनमोहन कटोच जी आज प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि मनमोहन कटोच जी अपनी बात विस्तृत से रखें। आपका तमाम लोगों का पहले धन्यवाद ही हूँ कि लंबे समय बाद लगभग 11 साल बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिला। और सुरजीत ने जिस तरह से आपसे मिलवाया, मैक्सिमम लोग पुराने भी यहाँ बैठे हुए हैं और नए लोग भी हैं। और लियाकत जी मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी थे, सुरजीत भी NSU युवा कांग्रेस के एक मुहिम से निकल के यहाँ पहुँचा, लियाकत जी भी पहुँचे और मैं भी NSU युवा कांग्रेस से निकल के आज कांग्रेस की मुख्य धारा में काम कर रहा हूँ। चंबा की कांग्रेस को हमेशा अपना साथी सहयोगी समझा है और चंबा के लोगों से हमेशा प्यार रहा है। आप एक शॉर्ट नोटिस पे आए, उसके लिए भी आपका धन्यवाद ही रहूँगा। आज की जो पत्रकार वार्ता है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान का माहौल बना हुआ है, लालच, अहंकार और डराने की जो सोच पनपी है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे समाज के लिए एक मीठा जहर होने का काम कर रही है। जिस तरह से एक वैचारिक सोच ने भारत के समाज में नफरत का माहौल हो या लालच का माहौल हो या कह सकते हैं कि समाज को तोड़ने का विघटन करने का माहौल हो पैदा किया है, ये आने वाली भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए खतरनाक बात है। और आपके माध्यम से आह्वान रहेगा खासतौर पे हिमाचल प्रदेश के नौजवानों से, क्योंकि वो इमोशन में, भावनाओं में बह के जितने जल्दी बदलावे में आ रहे हैं, वो इस चीज को सोचे समझे कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, बिखराव की ओर जा रहा है या एकता की ओर जा रहा है। झूठे नारे देके और झूठ का प्रलोभन देके भविष्य की चिंता ना करते हुए जो ठगने का काम मौजूदा सरकार हिंदुस्तान की कर रही है, उससे बचने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। और आप चौथा स्तंभ है, आप गांव के लोगों को खासतौर पर जगाते हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो गांव के साथ जुड़ा हो, आप जगाने का काम करते हैं। जैसे बड़े चैनल हैं, मैं माफी चाहूंगा, बड़े चैनल क्या कर रहे हैं, उनका भी एक स्टाइल, वर्किंग स्टाइल है जो आज किसी एक दल की तरफ झुकाव का बन चुका है। पर आपके ऊपर, क्योंकि हिमाचल का मीडिया कहीं ना कहीं आज तक इस चीज से बचा हुआ, एक नौजवान, अब नौजवान से आगे बढ़ चुकी उम्र के होते हुए और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के कारण मैं आपसे आशाएं पालता हूं और आपसे चाहता हूं कि आप लोग समाज को जगाने का काम करें। जो लालच दे के और डरा के अपने विरोधियों को दबाने का काम, चाहे हिमाचल हो चाहे पूरा हिंदुस्तान हो, मौजूदा सोच ने जो देश में आज राज कर रही है उसने किया है, वो एक भयंकर भविष्य निर्माण की ओर अग्रसर कर रही है। आप पिछले दिनों हिमाचल को ही देख लें, जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में विरोधियों को तोड़ने का काम किया, उस तरह हिमाचल में भी तोड़ने का काम किया। और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार को एक तोड़ने के लिए जो विफल प्रयोग मौजूदा जो केंद्र में सरकार बैठी है उन्होंने किया, उनके नेताओं ने किया, वो शर्मनाक बात है। ये प्रचलन पूरे हिंदुस्तान में होगा कि लोकतंत्र को तोड़ के धीरे 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 लोकतंत्र को खत्म करने की ओर ये लोग अग्रसर हो रहे हैं, जिससे बचने की जरूरत है। आज लोकतंत्र को बचाने और लोकतंत्र को डुबोने के लिए आपके समक्ष चुनाव खड़ा है।
फैसला भारतीय समाज के हाथ में है, खास तौर पे 18 से 25 साल के वोटर के हाथ में, जो भावनाओं में बहके और झूठे भाषण सुन के, झूठी तसल्लियां सुन के, झूठी गारंटियों को सुन के एक और झुकाव रखता है, उसको इससे बचने की जरूरत है। आज से ठीक 10 साल पहले जो सरकार सत्ता में आई, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हम सालाना देंगे, लेकिन ना तो चंबा के नौजवान को, ना कांगड़ा के नौजवान को, ना हिमाचल के नौजवान को रोजगार मिला, और मुझे लगता है मिलेगा भी नहीं। अगर आपके आस पड़ोस में किसी को मिला हो तो आप कहते। इन्होंने गारंटी दी कि 15-15 लाख रुपया, प्रधानमंत्री ने कहा, और बाद में कहा कि जुमला 15 लाख के इंतजार में कई लोग बैठे। और आज फिर जो 370 की ये बात करते हैं कि हमने तोड़ा है 370 को, J&K में जमीनी स्तर पर 370 तोड़ने का जो काम है वो आज तक अमली जमा उसको नहीं पहना है। जमीनी स्तर पर उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन बरगला के और झूठ बोल के पूरे हिंदुस्तान में ये फैलाया गया कि हमने 370 को तोड़ दिया। इन्होंने सिर्फ चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देश के और कोने हो, और अब हिमाचल में भी उसका प्रयोग किया। कुछ लालची लोग, कुछ डरे सहमे लोग, जिनका करैक्टर नाम की जिनके अंदर चीज नहीं बची थी, वो छोड़ के भाग गए। जिन्होंने पूरी उम्र कांग्रेस से खाया, वो छोड़ के भाग गए। जिनका नाम मात्र कांग्रेस के कारण रहा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, वो कांग्रेस को छोड़ के भाग गए। बड़े शर्म की बात। और बहुत से नौजवान पूरे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो पूरे दम के साथ कांग्रेस के साथ खड़े, और आने वाले दिनों में उन नौजवानों के दम के ऊपर मेरा मानना है कि कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में आएगी। और जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम से बाहर निकलते हुए भारतीय समाज आगे बढ़ेगा, भारत का भविष्य मजबूत होगा। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत को बनाने जा रहे हैं, जब 2014 में मोदी सरकार बनी, उस समय देश की जीडीपी के ऊपर 64 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, जो बढ़ के आज की तारीख में 173 लाख करोड़ रुपए का हो गया। तीसरे नंबर की जीडीपी हमारी कैसे बनेगी, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था कैसी बनेगी, कैसे बनेगी, ये प्रश्न भी मैं पूछना चाहूंगा भाजपा के नेताओं। और भाजपा नेताओं से अगर आप बात करो, इनके जितने भी नेता चुनाव मैदान में हैं, वो कमजोर हैं और सीधा ये कहते हैं कि मोदी जी को वोट डाल दो, मोदी जी हमारे नेता हैं, मोदी को वोट डालोगे, मुझे वोट नहीं डाले, आप मोदी को नेता चुनो। लेकिन जब वो बन जाते हैं, जैसे पिछले सांसद हमारे बने किशन कपूर, कभी चंबा में नजर आए, कभी कांगड़ा के किसी क्षेत्र में नजर आए, नहीं आए। आपदा के समय इनके सांसद गैर मौजूद पाए गए, चाहे वो किशन कपूर हो, चाहे और भी इनके नेता हो, आपदा के समय नजर नहीं आए। मैं उस क्षेत्र से संबंध रखता हूं, इंदौरा से। यहां आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ, लेकिन वहां भी किशन कपूर नजर नहीं आए। तो क्या इनके सांसदों को इसलिए चुना जाए कि वो समाज को बांटे, समाज को पीछे धकेले, भविष्य को खराब करे, या इनको इसलिए हराया जाए कि भारत का भविष्य निर्माण मजबूत नींव के ऊपर हो, भारत के भविष्य को मजबूती मिले, भारत के नौजवान को रोजगार मिले, महंगाई कम हो। इन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस चुनाव लड़े। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें। आप खुद के लिए दावा कर सकते हैं इस वक्त चुनावों में? मैं खुद हाईकमांड गई क्यों नहीं? हम जैसे बहुत से नौजवान हैं जो मना करते नहीं चुनाव लड़ने के लिए। बड़े ऐसे नेता हो रही ना हम लोग की, बुरा वक्त आएगा तो हम कह देंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। आवेदन किया आपने? नहीं, आवेदन का नहीं, रुक क्या हाईकमांड करे, फैसला ले। आपके सहप्रभारी ने कुटुंब साहब एक चीज तो क्या मानते हैं आप इसको? सहप्रभारी क्या? बिट्टू जो है आपके सहप्रभारी मानते कांग्रेस। भैया पूरे देश की कई सहप्रभारी भागे, छोड़ के भागे। भागता वही है जो डरता है, और डर के भागने वालों की बात भी क्या करनी, उनके बारे में कोई चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। क्या कारण है इतनी नींव कच्ची है कांग्रेस? देखिए, नींव कभी भी कच्ची नहीं होती है। अगर मैं आप पास्ट में जाएं, आप पीछे देखें
तो भाजपा भी कभी 2 सीटों पे होती थी लोकसभा में, धीरे धीरे मेहनत करके वो आगे बढ़े, आज सत्ता में है। अच्छा और बुरा दौर चलता है, हर व्यक्ति का भी चलता है, हर संगठन का भी चलता है, हर घर का भी चलता है। बुरे दौर में कई लोग भाग जाते हैं छोड़ के, बुरे दौर में वो देखते नहीं कि हमें नेम फेम और समाज में हमारा अगर कोई नाम है तो वो इस घर के कारण है, मेरे पिता के कारण है या मेरे संगठन के कारण है। वो बस यही देखते हैं कि मुझे कहाँ फायदा हो रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में चर्चा भी क्या करते हैं। तो नुकसान नहीं होगा क्या कांग्रेस को? कोई नुकसान नहीं है, कमजोर लोग भागेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। प्रत्याशियों को घोषित करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? जल्दी अभी 7 मई तक नॉमिनेशन होने, अभी इतनी जल्दी भी क्या पड़ी हुई है बीजेपी की तरह। डॉक्टर साहब एक इसमें एक चीज़ है, इसमें राहुल गांधी जी ने जब एक बार ये टैलेंट हंट के जरिए सारे मतलब चुने थे अपने, उसमें से एक मोती आप भी थे, तो क्या कारण है कि यहाँ अब सरकार होते हुए वो उस वक्त तो आपको चुन लिया गया, अब ना आप और किसी भी अहदेदारों में, ना पार्टी के अहदेदारों में, ना सरकार में है। मैं क्या है? पहले धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे मोदी कहा, वो भी राहुल गांधी द्वारा चुना हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश में काम करने का मौका मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सरकार में कोई पद होना चाहिए। संगठन में आपका बोलबाला कितना है, संगठन आपको कितना मानता है, उसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आज की तारीख में बहुत से लोग सत्ता में भागीदारी ढूंढ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो समाज निर्माण की बात कर रहे हैं और संगठन निर्माण की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के संगठन की जरूरत इस देश को है, इस देश की नींव को है, और कांग्रेस के संगठन को मजबूत रखना हम जैसे नौजवानों की जिम्मेवारी भी है। उस जिम्मेवारी को हम बखूबी निभा रहे हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हिमाचल में भी समय समय पर काम करने का मौका मिलता है, लेकिन इस कांग्रेस के कारण पूरे देश में एक पहचान है। नौजवान तो कर रहे हैं इस काम को लेकर, आपने कहा कि नौजवान तो कर रहे हैं, युवा तो चल रहा है। पिछले विधानसभा इलेक्शन में राजीव शुक्ला जी ने जो इंचार्ज थे, उन्होंने तो ये कहा था कि युवाओं को इसमें जरूर शामिल किया जाएगा, मौका दिया जाएगा। ना निगम भंडारी आए, ना सुरजीत भरमौरी आए, ना आप आए, और मैं आपकी जानकारी के बता दूं, सुरजीत ना यदुपति जी आए। मैं दोनों डायरेक्टर HRDC में, और मान सम्मान पूरा हो रहा है। ऐसे इसमें कोई कमी नहीं है मान सम्मान। और जब जिसकी जरूरत जहाँ जहाँ होती है उसको वहाँ मौका मिलता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। और आपकी बात को थोड़ा मैं अपने मन की बात भी कह लूँ कि ज़रूरी भी है एक नई पीढ़ी, नया नेतृत्व देने की, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करने की ज़रूरत हर संगठन को रहती है। और अपने हम प्लेटफॉर्म पे, विभिन्न प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात उठाते रहते हैं कि सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप हमें तैयार करनी चाहिए। संगठन से आप जुड़े हैं, आखिर ये बिखराव की स्थिति बनी क्यों? देखिए भैया, मैं पहले भी शायद अभी भाई साहब को जवाब दे रहा था कि अच्छा और बुरा दौर हर व्यक्ति का भी आता है, हर संगठन का आता है, हर घर का भी आता है। बुरे दौर में वही भागते हैं जो लोग शायद हम पकड़ के जिनको जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश करते हैं। या आपने एक बात नोट की होगी, कांग्रेस को छोड़ के मैक्सिमम वो लोग भागे या तो बड़े घरों से संबंध रखते हैं या वो कांग्रेस पार्टी के संगठन से नहीं है। 6 लोग अगर हिमाचल में भागे तो 6 में आप अगर गौर फरमाएंगे तो ग्रेट वाले थे, उनका ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं था। राणा जी खुद बीजेपी की पृष्ठभूमि से राजनीति में आए थे। अगर सुधीर शर्मा की बात करूं तो उनके पिताजी राजनीति में थे, वो राजनीति में आए थे। इसी तरह से बाकी लोग भी अगर मैं कहूं तो भुट्टो जी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, वो भाजपा के थे। तो एक लालच के तहत आए, लालच उनको वापस खींच के ले गया। ऐसे लोगों से समाज को बचने की जरूरत है। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के जो 6 स्थानों पर उपचुनाव होने हैं उस पर कितना तैयार है? देखिए, पूरी तरह से तैयार है। और हिमाचल के लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। हिमाचल के लोग जानते हैं कि कौन सही कौन गलत है। और एक समाज से जुड़ा हुआ एक कण होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। जिन 6 लोगों ने पार्टी छोड़ी है, मैं मीडिया के माध्यम से पहले भी कहा था कि मुझे अगर किसी का दुख है तो ID लखनपाल जी का दुख है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की पृष्ठभूमि से थे। वो अगर इनके बहकावे में गए हैं तो एक बंदे के जाने का दुख रहता है। लेकिन अगर 5 गए तो 5 तो थे ही नहीं, मैं तो गिनता ही नहीं था कि हमारे हैं। उनको सुधीर शर्मा जी को क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया।
उनको युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पे काम करने का मौका मिला, उनको प्रदेश स्तर पे युवा कांग्रेस में वो जनशक्ति रहे, उनको एमएलए का टिकट वहां से भी दिया और धर्मशाला से भी दिया, राष्ट्रीय स्तर पे उनका नाम रहा, मंत्री वो रहे और सबसे मजबूत मंत्री रहे राजा साहब की कैबिनेट में। फिर वो छोड़ के भाग रहे हैं, उनको कौन सा दुख सता रहा था इतना? संयम हम हमारी तरफ भी देखना चाहिए। 30 साल से हम लोग बैठे हैं, हम लोग नहीं बोले कि सत्ता में भागीदारी चाहिए, तो कम से कम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान रख के ही लोगों को कदम उठाने चाहिए। ये बड़ी खतरनाक बात है। आज कांग्रेस का समय नहीं है, बीजेपी का समय, कल कांग्रेस का समय हो सकता है, तो भाजपा से भी छोड़ के कई लोग भागेंगे। तो ये हमारे समाज के लिए कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है कि आज मैं पंजे के निशान पे वोट मांग रहा हूँ, कल मैं कमल के निशान पे मांगूंगा, परसों हाथी के निशान पे मांगूंगा, आप मुझे जिताते रहेंगे, मैं बोलूंगा मैं तो सर्वे सर्वा हूँ, राजा हूँ मैं, और मैं पागल हो जाऊंगा। जब पागल हो जाता है हाथी तो कुचलता है लोगों को। यही हमारे समाज के साथ हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया है एक स्टेटमेंट में कि लोकसभा के जब परिणाम आएंगे उसके साथ साथ हिमाचल में भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। किस नज़र से देखते हैं? किसने? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर जी को तो बड़ी जल्दी पड़ी हुई है सत्ता में आने की। जो 5 साल उन्होंने पीछे गुजारे हैं ऐशप्रस्ती में, जयराम ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं उसी जगह जीता रहूं। लेकिन मैं उनको याद कराना चाहूँगा कि जो आपके पूरे देश में इलेक्शन हो रहे हैं, मुख्यमंत्री कैसे बना रहे हैं मोदी जी, उसके ऊपर गौर करिएगा। आप बने ना बने, पता नहीं कौन बन जाए, हमारी कांग्रेस से भागा हुआ बंदा ना कोई मुख्यमंत्री बन जाए आपके वहाँ, है ना? नहीं मतलब कि आपका मानना है कि मैंने बोला उनको जल्दबाजी है, उनको जल्दबाजी, उनकी सोच बता रहा हूँ आपको मैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जयराम जी को अभी संघर्ष करना पड़ेगा, लगभग उनको 4 साल तो भी संघर्ष करना ही पड़ेगा। उसके बाद जब चुनाव होगा तब हिमाचल की जनता तय करेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। फिर अगर मान लो 5 मिनट के लिए, मान लो, जैसे एक प्रश्न आता था हम 7वीं 8वीं में जब पढ़ते थे कि मान लो 1/2 इतना हो तो 2/3 इतना कैसे होगा। मान लो अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो क्या अब तक किसकी पर्ची निकल आए? जयराम जी तब भी ना बन पाए। जयराम जी के ऊपर मेरी भावना है, बेचारी उनके लिए वो कर रही हैं, पर जयराम जी लगता नहीं भी मुख्यमंत्री बन पाएंगे। थैंक यू। ठीक है भैया, धन्यवाद जी। जय हिंद।